हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी एमसीक्यूज जो है वो रहेंगे नेट पेपर 2 के बेस पर। पेपर 2 का जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसके लिए। तो कॉमर्स में देखिए एक यूनिट है अकाउंटिंग की, सेकंड यूनिट है ये हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसमें एक तो अकाउंट्स है, दूसरा ऑडिट के बारे में है। हम यहाँ पर अकाउंट्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो अकाउंट में बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट के हैं, पार्टनरशिप है, आईएफआरएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मर्जर है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर अकाउंट्स के दे रखे हैं। तो और इसके अलावा क्या है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जो ऐड हुए थे और कुछ पुराने भी हैं। बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर अकाउंट्स के हमें सिलेबस में दे रखे हैं। इन सभी ही टॉपिक्स के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। कुछ एमसीक्यूज मैं इसमें करवाऊंगी, बाकी के एमसीक्यूज के लिए मैं और पार्ट लेकर आऊंगी इन वीडियोस के। तो इस तरह से हम अकाउंट्स के सभी टॉपिक्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे हमारी जो है पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे ये, जैसे कि हमारे नेट के पेपर में आते होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन वीडियोस को, पूरी सीरीज को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर प्रियंका सिंगला नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अनअकैडमी पर नेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी अनअकैडमी का लिंक देख सकते हैं और उस लिंक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब ये देखिए एनवायरमेंट अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टाइप जो है कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का नहीं है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में नोट है, यानी कि जो इन सभी में से टाइप नहीं है। ए ऑप्शन है हमारे पास ग्लोबल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बी है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी है एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डी है ऑल ऑफ दी अबव या ये सभी। क्या ये सभी जो हैं वो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के पार्ट नहीं है? तो देखिए, अगर आपने एनवायरमेंटल वाला किया होगा टॉपिक तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं, मैंने एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक वहाँ पर करवा रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये वाला जो है कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का टाइप नहीं है। बाकी ये दोनों जो है बी और सी, ये कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज एन अकाउंटिंग अप्रोच दैट डील्स विद इकोनॉमिक ऑन अ कंट्रीज लेवल। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग अप्रोच है जो कि डील करता है इकोनॉमिक्स से कंट्री लेवल पर? ए ग्लोबल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बी नेशनल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, तीन तरह के जो होते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग होते हैं। एक ग्लोबल होता है जो कि ग्लोबल लेवल पर होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर होता है, सभी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। नेशनल एनवायरमेंटल जो होता है जो एक नेशन के अंडर रहता है। और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इससे भी छोटा लेवल पर होता है, एक कॉर्पोरेट के लिए होता है, एक किसी भी कंपनी के सराउंडिंग ये वर्क करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो कंट्री लेवल पर डील करता है, तो कंट्री लेवल वाला कौन सा हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेशनल जो है वो कंट्री लेवल पर वर्क करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन में नोट है, कौन सा फीचर नहीं है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का? ए मेजर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, बी कंट्रोल्स पॉल्यूशन, सी इंक्रीज कॉस्ट या फिर डी ऑल द अबव। तो देखिए, यहाँ पर
इंक्रीज कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं। इससे क्या होती है, कॉस्ट कम होती है, ना कि कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है, बाकी सभी हैं मेजर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पर, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दोनों तो सही है, लेकिन ये गलत है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं करता है बल्कि कॉस्ट को डिक्रीज करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से कॉस्ट कम होती है हमारी। तो यहाँ पर हमसे नहीं वाला पूछा है, तो ये फीचर इसका नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फोर्थ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ये देखिए HRA का टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसका क्वेश्चन है ये। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के भी अगर आपको जो है टॉपिक्स कवर करने हैं तो वो आप अनअकैडमी पर भी मैंने उसके भी वीडियो बना रखी है, वहाँ पर HRA के सभी टॉपिक मैंने आपको करवा रखे हैं वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि HRA का मेथड कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा है। ए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, बी कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड, सी करंट परचेजिंग प्राइस मेथड यानी या इसको CPP मेथड भी बोलते हैं, डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए करंट परचेज प्राइसिंग मेथड है जो ये HRA का मेथड नहीं है, बाकी के दोनों HRA के मेथड है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी HRA का मेथड होता है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी मेथड होता है HRA का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करंट परचेजिंग पावर मेथड। फिफ्थ है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन एसेट इज कंसिडर्ड एज, ह्यूमन एसेट जो है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉय को ह्यूमन एसेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय को जब सिलेक्शन होती है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो जो कॉस्ट आती है उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, ए एक्विजिशन कॉस्ट, बी ट्रेनिंग कॉस्ट, सी अदर कॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो ह्यूमन को जब सिलेक्शन किया जाता है, एम्प्लॉय की सिलेक्शन की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है, तो उस पर जो कॉस्ट आती है वो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, यानी कि हम एक्वायर कर रहे हैं ह्यूमन एसेट को, एम्प्लॉय को एक्वायर कर रहे हैं, काम पर रख रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, when the cost incurred on recruiting, training and developing the employees is considered for determining the value of employee, it is called, जो भी एम्प्लॉय पर कॉस्ट आती है उसको रिक्रूट करने की, उसको ट्रेन करने की, उसकी डेवलपमेंट करने की, तो ये सभी जो है एम्प्लॉय की वैल्यू निकालते समय इसको क्या कहा जाता है, किस तरह की कॉस्ट ये होती है, ए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बी हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ये क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच होती है। जब हम एक एम्प्लॉय की वैल्यू निकालते हैं तो उस ऊपर क्या क्या खर्चे आए वो सभी देखते हैं। तो ये देखते हैं कि उसको जब हमने अपॉइंट किया था उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की थी, उस पर क्या खर्चा हुआ था, जो ट्रेनिंग उसे दी उस पर कितना खर्चा हुआ, उसको जो भी डेवलपमेंट दी उस पर क्या खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये सभी जो है तीनों चीज़ें निकाल ली जाती हैं, इनको कैलकुलेट करके उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें पता चल जाती है, उस एम्प्लॉय की वैल्यू पता चल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर सेवंथ क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, EMA में कौन कौन से बेनिफिट इंक्लूड होते हैं। ए रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट, क्या जो है गवर्नमेंट पर, सरकार पर EMA बर्डन कम करता है। बी इम्प्रूव्स कंपनी इमेज, इससे क्या कंपनी की इमेज बढ़ती है। सी रिड्यूसिस कॉस्ट, कैसे कॉस्ट कम होती है। डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही होते हैं क्या। तो EMA के देखिए ये तीनों ही बेनिफिट होते हैं। EMA से गवर्नमेंट पर बर्डन भी कम होता है, कंपनी की इमेज भी बढ़ती है और इससे कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक है एनवायरमेंट अकाउंटिंग आल्सो नोन एज, एनवायरमेंट अकाउंटिंग को और किन किन नामों से जाना जाता है। ए ग्रीन अकाउंटिंग, बी रिसोर्स अकाउंटिंग, सी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो देखिए एनवायरमेंट अकाउंटिंग को इन तीनों ही नामों से और जानते हैं हम। ग्रीन अकाउंटिंग भी इसे बोला जाता है,
रिसोर्स अकाउंटिंग भी बोला जाता है और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक अकाउंटिंग भी बोलते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या है एनवायरमेंट अकाउंटिंग से ना पूछकर किसी और नाम से भी पूछ सकते हैं, जैसे रिसोर्स अकाउंटिंग पूछ लिया, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहेंगे अगर आपको नेम लर्न होंगे इनके तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब ये देखिए, ये जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पर मैंने वीडियो एक करवाई हुई है जिसमें मैंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक कवर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का और बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझाया है, तो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे पूछा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की टेक्निक कौन सी है। ए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, बी है करंट परचेजिंग पावर, सी है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, डी है ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही। तो जो टेक्निक होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की वो तीनों ही होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है इसकी टेक्निक, करंट परचेजिंग पावर भी है जिसे सीपीपी बोलते हैं, और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी है जिसे सीसीए सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ। अब ये तो सभी को पता होगा अकाउंट्स में कि एसेट साइड जो होती है वो इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस एसेट के, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दो साइड होती है एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट की, और ये इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होता है। जो सभी एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी की साइड जो भी कैपिटल होती है, लायबिलिटी में हम यही लिखते हैं ना हमारी सारी लायबिलिटीज, और प्लस में पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों और एसेट के इक्वल होती है, लेकिन जो है ये किस फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन हमसे पूछी है, ठीक है। ए ड्यूल एसेट कंसेप्ट, बी मैचिंग कंसेप्ट, सी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर डी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये देखिए, ये होती है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ये है ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, ठीक, सॉरी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि दोनों साइड्स जो हैं इक्वल होंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यही थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के अकाउंटिंग के क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।